नई दिल्ली में कई इमारतें हैं जो मुगल काल की उन्नत शिल्पकला और वास्तुकला को दर्शाती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक नाम है लाल किले का। वैसे तो भारत के लगभग हर शहर में एक किला है, लेकिन लाल किले को भारत के मुख्य किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि हर काल में ये किला ही भारत का शक्ति का केंद्र रहा। इस किले ने अपने निर्माण के समय से लेकर वर्तमान समय तक बहुत से परिवर्तन देखे हैं। मुगल काल से शुरू हुई इस किले की कहानी को समझने के लिए इसके निर्माण, वैभव और 18वीं शताब्दी से लेकर सन 2000 तक इस पर हुए हमलों के अलावा सरकार द्वारा इसे बेचे जाने तक की अफवाह के साथ ही इसकी तात्कालिक स्थिति को समझना जरूरी है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। लाल किला का भारत के इतिहास में अहम स्थान है। हर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं पर झंडारोहण करते हैं और फिर यहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अप्रैल 29 के दिन ही 1639 में इसकी नींव पड़ी थी। इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है सलीमगढ़ किला, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। लाल किले के बनने से पहले मुगल जब आगरा से दिल्ली आते थे तो इसे ही अपना ठिकाना बनाते थे। खासकर गर्मियों में ऐसा होता था। जहाँ पर पुराना किला स्थित था उस जगह को मुगल मनहूस मानने लगे थे, क्योंकि वहाँ हुमायूं की असमय मृत्यु हुई थी। शाहजहां चाहता था कि वो एक नया शहर बसाए, आगरा की तरह नदी के किनारे बसा हुआ। इसके साथ ही करमरक खान को इस किले के निर्माण के निगरानी की जिम्मेदारी दी गई और गैरत खान को इसकी सहायता करने के लिए भेजा गया। उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद को इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। शाहजहां खुद इसके निर्माण में दिलचस्पी ले रहा था और वास्तुकला से जुड़ी चीजों की भी समीक्षा करता था। अहमदाबाद का गवर्नर रहते हुए उसे आर्किटेक्चर की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, लिहाजा उसे इन चीजों की समझ थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां वेश बदलकर भी निर्माण स्थल पर चला जाता था। हालांकि लाल किले की नींव भले ही 29 अप्रैल को पड़ गई थी, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया 12 मई को शुरू हुई थी। इतने दिन का अंतराल रखने की वजह ये पता लगाना था कि कुछ ही दूरी पर बस रही यमुना से इस निर्माण को खतरा तो नहीं होगा। लाल किला 1648 में बनकर अंतिम रूप से तैयार हुआ। दीवाने आलम की दीवारों पर सिल्क की चादर चढ़ाई गई। दरबार में फर्श पर महंगे कारपेट बिछाए गए। चीन और तुर्कमेनिस्तान से सिल्क और वेलवेट मंगाए गए थे। शाहजहां ने नदी की तरफ वाले गेट से किले में पहली बार कदम रखा और उसके बेटे ऊपर से उस पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर रहे थे। शाहजहां भी खुश था। उसने अपनी बेटी जहां आरा को 1 लाख रुपए दिए और बेटे दारा के रैंक को बढ़ा दिया। उसे उम्दा हथियार व 20,000 घोड़े दिए। प्रिंस सुलेमान और सिफर को 300 और 250 रुपए का भत्ता देने की घोषणा की गई, जो पहले से कहीं ज्यादा था। मकरमत खान को भी पंच हजारी का खिताब देकर उसे 5,000 घोड़ों से नवाजा गया। ऊंटों, घोड़ों और हाथियों से बड़े बड़े जत्थों ने पूरे शहर में एंट्री ली। इस तरह का दृश्य 1911 में ही इसके बाद देखने को मिला था, जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का राज्याभिषेक किया था। ऐसी ही चहल पहल तब भी थी। लाल किला को बनाने में उस समय खुलकर रुपए लुटाए गए थे। दीवारों और उसके चारों तरफ घेरा बनाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पूरे पैलेस पर 67 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पैलेस में स्थित पब्लिक बिल्डिंग पर 28 लाख रुपए खर्च किए गए। दीवाने खास को बनाने में 14 लाख रुपए लगे थे। रंग महल और खास महल के निर्माण में 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए। 6 लाख रुपए में हयात बख्श बाग को तैयार किया गया, जहां आरा, बगल और अन्य मुगल घराने की महिलाओं ने जनाना इमारत बनाने में 7 लाख रुपए अलग से खर्च किए। लाल किले की अब कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो इसके इतिहास से आपको रूबरू करवाएगा। वो 1739 का समय था जब पारशिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ ऐसा कत्लेआम मचाया कि किसी की भी रूह कांप जाए। नादिर शाह ने मुगल बादशाह आलम को हरा दिया। उसकी फौज ने दिल्ली को लूटना शुरू कर दिया। लोगों को मारा जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों को भी मारकर उसके शवों को शत विक्षत किया गया। वो मार्च 7, 1939 का दिन था जब नादिर शाह लाल किले में घुसा। 10 मार्च को 30,000 लोगों का क्रूरता से कत्लेआम किया गया। मई 1739 में नादिर शाह पारशिया तो लौटा, लेकिन साथ में वो लाल किले की पिकॉक थ्रोन लूट कर ले गया। इसके साथ कई ऐसी चीजें थी जो उसने दिल्ली से लूटी थी। इसके 7 साल बाद अफगानिस्तान से अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली पहुंचा। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लूट शुरू कर दी। इसके बाद रोहिल्ले लड़ाके दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कब्जा करना, लूट करना शुरू कर दिया। उस समय के बादशाह आलम को
कैद कर अंधा कर दिया गया। ये रेड डालने वाले रोहिल्ला का नाम था गुलाम कादिर खान। उसके आदमी छिपे खजाने की तलाश में लाल किले की छान मार रहे थे। गुलाम कादिर का किस्सा काफी मशहूर और रोचक है। उसने शाह आलम के सभी 19 बेटों को जेल में ठूंस दिया और प्रताड़ित करवाया। उसने लगभग 2.5 महीने तक मुगलों को अपने कब्जे में रखा, शहजादों को कोड़े से पिटवाया और शहजादियों का यौन शोषण किया। इसके बाद जैसे ही मराठा महादजी शिंदे को ये सब पता चला, उन्होंने पुणे में बैठे पेशवा की अनुमति लेकर दिल्ली की तरफ खुद मार्च किया और यहाँ कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया। इतिहासकार डब्ल्यू फ्रैंकलिन लिखते हैं कि रोहिल्लों ने लाल किले में जो किया वो उन्हें 18वीं शताब्दी के सबसे क्रूर विलेंस में से एक बनाता है। गुलाम कादिर को महादजी सिंधिया ने धर दबोचा था और उसे उसके लिए की ऐसी सजा दी गई कि दुनिया के सामने ये एक मिसाल बना। सबसे बड़ी बात कि रोहिल्ला ने मुगल बादशाह आलम के सारे बेटों, पोतों, औरतों के वस्त्र पहनाकर नचवाया और अपने फौज के मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल किया। शहजादियों के कपड़े फाड़ डाले गए और उन्हें निर्वस्त्र करके उनका यौन शोषण किया गया। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है जो आपको लाल किले में हुए इस हादसे का बैकग्राउंड समझने में मदद करेगी। दरअसल शाह आलम ने गुलाम कादिर के पिता को हरा दिया था। तब कादिर मात्र 10 साल का था और देखने में काफी अच्छा था। बादशाह ने उसका लिंग एक तरीके से कटवा दिया और उसे महिलाओं के वस्त्र में डांस करवाया जाता था। गुलाम कादिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि बादशाह ने उसके साथ काफी समय तक एक तरीके से उसका शोषण किया। इन्हीं चीजों के कारण गुलाम कादिर ने इस तरह का बदला लिया। तो ये कहानी थी लाल किले के अच्छे और बुरे दिनों की मुगल काल में। आज ये लाल किला देश की शान है, जहां से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।